बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उस पे आज हम पहुंच आए हैं सेक्शन 122 अमेंडेड असेसमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने बताया था आपको कि आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं, आपकी सेल्फ असेसमेंट होने के साथ ही असेसमेंट हो जाती है अंडर सेक्शन 120। तो वो जो असेसमेंट हो जाती है अंडर सेक्शन 120, उसमें अगर कोई आपका ऑडिट हुआ है, आपके कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, आपका रिकॉर्ड चेक करते हुए कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, या 177 का ऑडिट हुआ है, या कोई और किसी एक्शन के तहत ऑडिट हुआ है, तो उसमें जब कोई चेंजेस पर मिलती हैं, कोई टैक्स अविजन मिलती है, अवॉइडेंस मिलती है, शॉर्ट कमिंग्स मिलती हैं, तो उनको अमेंड कर देते हैं कमिश्नर साहब। तो उसको कहते हैं हम अमेंडमेंट अमेंडमेंट इन असेसमेंट। तो उससे ये होता है कि फिर आपकी कोई लाइबिलिटी निकलती है, वो उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं या लाइबिलिटी जमा करवाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये आपका असल जो फैसला होता है वो इसकी बेस पे होता है आफ्टर ऑडिट। तो इसको हम ला क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। सेक्शन 1 है, सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन द कमिश्नर में अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर ट्रीटेड एज इशू अंडर सेक्शन 120, यानी कि 120 के तहत जो साथ ही रिटर्न फाइल करते हुए जो असेसमेंट हो जाती है असेसमेंट, उसको अमेंड कर सकता है। और इशू अंडर सेक्शन 121 के तहत अगर कोई बेस्ट जजमेंट की हुई है तो उसको भी किया जा सकता है। और बाई मेकिंग अ सच अल्ट्रेशन और एडिशन एज द कमीशन में कंसिडर नेसेसरी, के कोई भी उसमें अल्ट्रेशन की जाती है या फिर उसमें जो है एडिशन की जाती है। सब सेक्शन 2 है, नो ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी अमेंडेड बाय द कमिश्नर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका ऑडिट आपकी रिटर्न फाइल हुए फाइनेंशियल ईयर जिसमें रिटर्न फाइल हुई थी वो गुजरे 5 साल हो गए, तो 5 साल के बाद आपकी असेसमेंट में अमेंडमेंट नहीं हो सकती, उसका ऑडिट नहीं हो सकता, उसको चेक नहीं किया जा सकता। तो यही बात कही जाती है कि कमिश्नर जो है वो नहीं कर सकता ऑर्डर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज़ इशूड और ट्रीटेड हैज़ इशूड द असेसमेंट ऑर्डर टू द टैक्स पेयर, जिसमें वो 120 का रिटर्न फाइल करते ही ऑर्डर इशू हो जाता है ना, वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 5 साल बाद तक 5 साल के अंदर अंदर अमेंडमेंट की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती। सब सेक्शन 3 है, वेयर द टैक्स पेयर फर्निशिंग का रिवाइज रिटर्न अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ आर 6A ऑफ सेक्शन 114। लेकिन अगर कहीं रिटर्न रिवाइज हुई है और किसी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न रिवाइज कर लिया है अंडर सब सेक्शन 6 और 6A ऑफ 114, द कमिश्नर शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग मेड एन अमेंडेड असेसमेंट। तो उसकी एक अमेंडेड असेसमेंट की जाएगी ऑफ द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल देयर ऑन एंड सेट आउट इन द रिवाइज रिटर्न। तो उसकी जो अमेंडमेंट की जाएगी ऑफ द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल देयर ऑन एज सेट आउट, जबकि रिवाइज उसकी रिटर्न हुई है उसके हिसाब से। The taxpayer's revised return shall be taken for all the purposes of this ordinance to be an amended assessment order issued to the taxpayer by the commissioner on the day on which the revised return was furnished। तो उसको amended assessment कहेंगे जब वो रिटर्न रिवाइज होके फर्निश हुई है। सब सेक्शन 4 है, वेयर एन असेसमेंट ऑर्डर हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज द ओरिजिनल असेसमेंट, के जहाँ कोई असेसमेंट एरर जिसको ओरिजिनल असेसमेंट करेंगे हैज़ बीन अमेंडेड अंडर सब सेक्शन 1, 3 और 5A, द कमिश्नर में further amended and many times as may be necessary to the original assessment within that later। तो उसकी जो असेसमेंट है उसको अमेंडेड असेसमेंट कहेंगे, जो कि सब सेक्शन 1, 3, 5A ऑफ द कमिश्नर में फर्दर अमेंड एड में एट टाइम नेसेसरी द ओरिजिनल असेसमेंट विद इन एंड लेटर, के जितनी दफ़ा चाहे कमिश्नर उसको अमेंड कर सकता है। 5 year from the end of the financial year in which the commissioner has issued treated having issued the original assessment order फॉर द टैक्स पेयर के 5 साल के अंदर अंदर जब उसने किया है। 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज इशूड द ट्रीटेड हैविंग इशू द अमेंडेड असेसमेंट।
हाँ, कि जब ओरिजिनल असेसमेंट किया है तो उसके 5 साल के अंदर अंदर, लेकिन अगर अमेंडेड असेसमेंट इशू कर दी है कि उसमें पहले भी एक दफ़ा उसका ऑडिट दूसरे लफ्ज़ों में कह लें या अमेंड कर दी गई है, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर दोबारा फिर किया जा सकता है। इसी तरह सबसेक्शन 4 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट मेड अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 आर द केस मे बी सबसेक्शन 4 शैल बी so constructed and have extended the curtail of the time limit specified in section 65 of the aforesaid ordinance in respect of assessment and order passed under that section, and the time limit specified in the section shall apply accordingly। तो जिसमें असेसमेंट की जाएगी रिपील्ड ऑर्डर की, तो उसमें टाइम अगर अमेंड किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो असेसमेंट होगी। सबसेक्शन 5 है, एन असेसमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर और एन असेसमेंट ईयर शेल only be amended in subsection 1, and amended assessment that tax year shall only be further amended under subsection 4 where on the basis of the audit on the basis of definite information are the commissioner satisfied। तो क्यों अमेंडमेंट की जाती है? एक तो ये है कि कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो, उनकी बेस पे अमेंडमेंट की जाती है। दूसरा ये होता है कि अगर उनके पास कोई ऑडिट किया जाए, तो ऑडिट में जब कोई डिस्क्रिपेंसीज निकलती है तो उसकी बेस पे अमेंडमेंट होती है। एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ इस्केप असेसमेंट, कोई भी जो इनकम है चार्जेबल टू टैक्स के, वो कहीं एस्केप तो नहीं होगी असेसमेंट के, या टोटल इनकम हैज़ बिन अंडर असेस, जहाँ के उसको अंडर असेस तो नहीं कर दिया गया, आर असेस टू लो एट द रेट हैज़ बिन सब्जेक्ट टू एक्सेसिव रिलीफ ऑफ द रिफंड, या इतना लो कर दिया गया कि उसको एक्सेसिव रिफंड दे दिए गए हैं। एंड एनी अमाउंट अंडर द हेड ऑफ इनकम हैज़ बिन मिसक्लासीफाइड, या कोई अमाउंट मिसक्लासीफाइड कर दी गई है कि जिसकी वजह से उसको टैक्स कम देना पड़ा है, तो फिर उसका ऑडिट होगा, उसकी यहाँ फिर जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से उसको अमेंड किया जाएगा। सबसेक्शन 5 है, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 9 द कमिश्नर में अमेंड और फर्दर अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर if consider that assessment order is erroneous or so it is prejudicial to be interest of revenue, कि अगर वो समझता है कि इसमें कोई गलती है या इसमें कोई ऐसा एरर है कि जो रेवेन्यू के लिए नुकसानदेह है, तो फिर फर्दर उसको कमिश्नर अमेंड कर सकता है। और इसी तरह सेक्शन 5AA है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर विच वाज नॉट डिस्प्यूटेड इन द अपील कमिश्नर shall be deemed always have been power to amend और फर्दर अमेंड द असेसमेंट ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट सेक्शन 55, कि अगर वो अपील में कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा तो फिर उसको भी फर्दर अमेंड किया जा सकता है। एनी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 5A मे बी पास्ड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ द केस में भी, कि वही जो है कि अमेंडेड असेसमेंट विद इन अ ईयर जो है उसको पास करना होगा जो पहले बताया गया है। अब सबसेक्शन 4 क्या है? As soon as the possible after making amended assessment under subsection 1, subsection 4 or subsection 5A, the commissioner shall issue an amended assessment order to the taxpayer। तो जब ज़ाहिर है कि वो जो असेसमेंट ऑर्डर हुआ था रिटर्न फाइल करते ही साथ, उसको अब जब अमेंड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसमें टैक्स बढ़ा रहे हैं, डिमांड निकाल रहे हैं, तो फिर उसमें क्या करेंगे कि उसमें ये कहेंगे अमेंडेड टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर उसमें बताई जाएगी, अमेंडेड टैक्स अमाउंट ड्यू कितनी है वो बताई जाएगी, और अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाई यानी जो है कितनी पे है वो बताई जाएगी। एंड टाइम एंड प्लेस एंड मैनर ऑफ अपीलिंग द अमेंडमेंट असेसमेंट ऑर्डर, कि उसकी कहाँ अपील की जा सकती है और कितने टाइम के बाद की जा सकती है, ये भी इसमें बताया जाएगा। वही असेसमेंट जो हमारा ऑर्डर होता है, जो जिसके अगेंस्ट आप अपील में जाते हैं या जिसके अगेंस्ट आप एपलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं, वही असेसमेंट को हम अमेंडेड असेसमेंट कहते हैं। An amended assessment order shall be treated to all respect as an assessment order for the purpose of this ordinance other than the purpose of subsection 1। तो फिर इसके बाद उसको हम assessment order कहेंगे, वही अब आगे के लिए assessment होगा। For the purpose of this section definite information, अब ये क्या है कि इस सेक्शन में के लिए definite information include the information on the sale or purchase of any goods made by the taxpayer, receipts of the taxpayer from services rendered or any receipts that may be charged to tax under this section ordinance, and on the acquisition, possession, disposal or any money asset valuable article investment made or expenditure incurred by the taxpayer। तो इंफॉर्मेशन जो है
डेफिनेट इन्फॉर्मेशन यही है कि किसी ने कोई चीज़ परचेज़ की है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, कोई सेल की है उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, आपके पास कोई एक्सपेंडिचर किया है उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट में की है वो इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कहेंगे। सब सेक्शन 9 है, नो असेसमेंट शैल बी अमेंडेड और फर्दर अमेंडेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द टैक्स पेयर हैज़ बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाँ, तो ये है कि इसमें टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी देनी है बीइंग हर्ड की, यानी कि उसके अगेंस्ट शोकाज करना है, शोकाज नोटिस देंगे जिस पे उसको अपॉर्चुनिटी देंगे हेयरिंग की, वो आएगा तो फिर उसका पॉइंट लेने के बाद फिर आप असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसकी प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 180 डेज फॉर द इशुएंस ऑफ शोकाज नोटिस। जब आपने शोकाज नोटिस इशू कर दिया तो उसके 180 डेज में आपने उस शोकाज नोटिस के असेसमेंट करनी है विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज द कमिश्नर मे फॉर द रीजन ऑफ एनी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, सो हाउएवर सच एक्सटेंडेड पीरियड शैल नॉट एक्सीड द 90 डेज। हाँ, इसमें यह है कि अगर तो विद इन 180 डेज में नहीं हुआ तो कमिश्नर से उसकी एक्सटेंशन ली जा सकती है, कमिश्नर उस पीरियड को एक्सटेंड करे, लेकिन विद इन अ टाइम एक्सटेंशन ली जाए जो कि 90 डेज तक एक्सटेंशन मिल सकती है। जैसे कि सेल टैक्स में हमने पढ़ा था विद इन 120 डेज और फिर एक्सटेंशन उसकी 60 डेज तक थी। दिस प्रोवाइजो शैल बी एप्लीकेबल ऑन द शोकाज नोटिस इशू आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2001। तो ये 2001 के फर्स्ट डे के बाद से स्टार्ट हुआ है। एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट any period during which the proceedings are adjourned on account of a stay order, alternative dispute resolution proceeding, agreed assessment proceeding and section 120D, the time taken through the adjournment by the taxpayer not exceeding 60 days shall be excluded from the computation of the period specified for first proviso। तो अब इसमें यह है कि हमने जो 180 डेज़ के अंदर करना है, 180 डेज़ के अंदर मैंने बताया कि आप कमिश्नर से एक्सटेंड भी करवा सकते हैं डेज़, 90 डेज़। तो उसके बावजूद कोई डेज़ बड़े हैं, किस वजह से कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में केस था या टैक्स पेयर ने खुद एडजर्नमेंट ली। एडजर्नमेंट इतनी उन्होंने ली कि वो 90 डेज़ तक मैक्सिमम आपने एडजर्नमेंट देनी है और वो टैक्स पेयर के एंड पे ली गई है, इसलिए उसको भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं और बाकी टाइम में आप इसको जो है प्रोसेस करेंगे। तो अब सब सेक्शन 120A है, रिवीजन बाय द कमिश्नर। कमिश्नर में सो मोटो एक्शन लिया जा सकता है। सो मोटो कॉल फॉर रिकॉर्ड आर एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस आर अंडर द रिपील्ड ऑर्डिनेंस इन विच एन ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड बाय द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। कि ये जो ऑर्डिनेंस है 2001 या रिपील्ड ऑर्डिनेंस 1971 था, उसमें कोई ऑर्डिनेंस ऑर्डर पास हो गया इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर से, तो उसके अगेंस्ट कमिश्नर सो मोटो एक्शन ले सकता है 122A के तहत और उसका दोबारा से कॉल फॉर रिकॉर्ड कर सकता है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 वेयर आफ्टर टेकिंग मच इंक्वायरी एज द नेसेसरी कमिश्नर कंसिडर दैट order require revision of the commissioner may so moto make such revision as the order by the commissioner deems fit। कि अगर कमिश्नर समझता है कि इसमें रिवीजन की जाए और रिवीजन करनी चाहिए तो कमिश्नर सो मोटो लेके उसकी रिवीजन कर सकता है। सेक्शन एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 2 shall not be prejudice to the persons to whom the order relate। तो उसके खिलाफ ज़्यादा नहीं होगा, जिससे रिलेट करता है उसके ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं किया जाएगा। द कमिश्नर शैल नॉट रिवाइज एनी ऑर्डर सब सेक्शन 2 इफ़ द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर लाइज इन द कमिश्नर अपील। कि अगर कमिश्नर अपील के पास है तो वो उसको नहीं कर सकता। अगर कमिश्नर अपील में चल रहा है, अपील में ये फैसला, तो फिर उस पर कमिश्नर सो मोटो नहीं ले सकता। आर द एपलेट ट्रिब्यूनल द टाइम विद इन विच द टैक्स अपील मेड नॉट एक्सपायर, जब तक कि उसका टाइम जो है एक्सपायर ना हो गया हो। तो इसी तरह इसका बी है, द ऑर्डर इज पेंडिंग इन अपील बिफोर द कमिश्नर अपील आर हैज़ बीन मेड सब्जेक्ट टू एन अपील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल में भी अगर है तो उसको भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह इफ़ एनी ऑर्डर इज रिमांडेड बैक ऑफ एनी लोअर अथॉरिटी बाय द कमिश्नर फॉर मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डायरेक्शन आर de novo proceedings, the order giving effect the direction of the commissioner shall be issued within 120 days। तो वो जो है 120 डेज़ के दौरान जो है उसका ऑर्डर इशू किया जाएगा।
इसी तरह है सब सेक्शन 122B, रिवीजन बाय द चीफ कमिश्नर। पहले तो था कमिश्नर का, अब है दी चीफ कमिश्नर है, ऑलमोस्ट उससे से मिलता जुलता है। तो इसमें क्या है, द चीफ कमिश्नर मे आइदर ऑफ हिज ओन मोशन आर एन एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्स पेयर फॉर द रिवीजन कॉल फॉर द रिकॉर्ड और एनी प्रोसीडिंग रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ an exemption or lower rate certificate with regard to collection and or deduction of tax at source under this ordinance in which an order has been passed by any authority or subordinate to him। कि अब अगर किसी का रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट या एग्जेम्पशन का केस है और वो कमिश्नर को चीफ कमिश्नर को अप्लाई करता है टैक्स पेयर, तो उसकी एप्लीकेशन पे चीफ कमिश्नर जो है उस पे एक्शन ले सकता है और उसको ऑर्डर जो है किसी ऑर्डर पास किया है तो चीफ कमिश्नर उसको रिवीजन उसकी रिवाइज कर सकता है। सेक्शन 2 है वेयर आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, या वो इंक्वायरी उसकी मुकम्मल हो जाएगी एंड नेसेसरी चीफ कमिश्नर consider that the order required to be revision, the commissioner may after providing reasonable opportunity of being heard to the taxpayer make such order as may deemed fit in the circumstances। तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टैक्स पेयर को, हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी के बाद उसको देख के तो उसको किया जा सकता है, उसका ऑर्डर हो जाएगा और वो ऑर्डर जो है उसके रिगार्डिंग आगे जो कमिश्नर फिट करेगा चीफ कमिश्नर उसके मुताबिक होगा। इसी तरह सेक्शन 122D है जिसमें है एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस के, कई केसेस में एग्रीड असेसमेंट क्या होती है, वेयर टैक्स पेयर इन द रिस्पॉन्स टू द नोटिस अंडर सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 122 इंटेंटेड टू सेटल हिज केस ही में फाइल ऑफर ऑफ द सेटलमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बिफोर द असेसमेंट oversight committee hereinafter referred to as the committee, the addition of filing reply to the commissioner। कि अगर किसी को नोटिस इशू होता है तो वो उसमें जो है सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है टैक्स पेयर कि उसके एग्रीड असेसमेंट हो जाएगी कि वो केस अपील में नहीं जाएगा, वो पैसे जमा करवा देगा, तो जिसकी वजह से केस सेटल हो जाएगा। द कमिश्नर आफ्टर एग्जामिनिंग द ऑफर सेट ऑफर्ड may call for the record of the case and after affording opportunity of being heard to the taxpayer may decide to accept or modify offer of the taxpayer through the consensus and communicate is decision to the taxpayer। कि वही जो टैक्स पेयर ने खुद क्योंकि अप्लाई किया है फॉर एग्रीड असेसमेंट, तो कमिश्नर जो है रिकॉर्ड मंगवाएगा और उसकी देखेगा कि उसमें जो भी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं वो उसको कन्वे करेंगे कि वेयर द टैक्स पेयर इज़ stratified with the decision of the committee, the taxpayer shall deposit the amount payable including any amount of penalty and default surcharge। ज़ाहिर है वो तो एग्रीड तब होगी वो जब वो जमा करवा देगा। the commissioner shall amend assessment in accordance with the decision of the committee after tax payable including the amount of penalty and default surcharge as decision of the committee has been made। तो उसके कमेटी के डिसीजन के साथ जब जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टीज जमा हो जाएंगी तो उसकी असेसमेंट जो है वो हो जाएगी। टैक्स पेयर शेल वेव्स द राइट ऑफ प्रेफर टू अपील अगेंस्ट सच अमेंडमेंट असेसमेंट। तो इसमें जो टैक्स पेयर है वो अपना वेव करेगा राइट कि मैं अपील में इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा बल्कि इसमें जो पैसे निकलेंगे वो मैं जमा करवाऊंगा, तो फिर एग्रीड असेसमेंट होगी। नो फर्दर प्रोसीडिंग्स शैल बी अंडरटेकन अंडर दिस ऑर्डिनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इशुएंस ऑफ डिसीजन बाय द कमिश्नर अनलेस द टैक्स एज पर क्लास सी नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय द टैक्स पेयर। तो नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी अंडरटेकिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस के तहत अंडरटेकिंग नहीं होगी इफ़ इन रिस्पेक्ट ऑफ इशुएंस ऑफ द डिसीजन बाय द कमेटी अनलेस द टैक्स पेयर हैज़ क्लास सी हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड। के ये इसके प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेंगी जब तक कि वो पैसे अगर नहीं जमा करवाएगा। अगर पैसे नहीं जमा करवाता, जो डिफ़ॉल्ट है वो नहीं जमा करवाता, तो फिर प्रोसीडिंग चलेंगी। वेयर द कमेटी हैज़ नॉट बीन एबल टू अराइव एट द कंसेंसस और वेयर द टैक्स पेयर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी द केस शैल बी रेफर्ड बैक टू द कमिश्नर फॉर द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्लाई ऑफ द taxpayer in response to the notice under subsection 9 of the section 122 notwithstanding proceedings or decision if any of the committee। तो अगर कमेटी सेटिस्फाई नहीं होती या टैक्स पेयर उस पर सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो वापस कर दिया जाएगा केस कमिश्नर को, तो कमिश्नर उस पर फिर अपना डिसीजन देगा। द कमेटी शैल कंप्राइजेज द फॉलोइंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द टैक्स पेयर नेमली। तो वो जो किस पे कमेटी कंप्राइज करेगी, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर इनलैंड एंड रेवेन्यू,
पे कमेटी जो है कंप्राइज होगी। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई द केस इन्वॉल्विंग द कंसीलमेंट ऑफ द इनकम ऑफ वेयर द इम्प्रेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हैविंग इफेक्ट ऑफ अदर केसेस। यहाँ कंसीलमेंट ऑफ द इनकम होगी, वहाँ ये लॉ नहीं होगा। द बोर्ड में मेक रूल्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स ऑफ द कमेटी एंड फॉर एनी मैटर कनेक्टेड विद इंसिडेंटल एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी। तो बोर्ड जो है वो रूल्स बनाता है इसके रिलेटेड कि कमेटी जब बनानी है और उसकी प्रोसीडिंग्स जो होनी है उसके रिलेटेड बोर्ड रूल बनाएगा और उन रूल के मुताबिक जो है कमेटी ये प्रोसेस करेगी। तो ये है असेसमेंट, जिसमें अमेंडेड असेसमेंट, रिवाइज असेसमेंट और एग्रीड असेसमेंट, रिवाइज बाय द कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ये सारी चीज़ें आ गई। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। इसी वजह से हमारा जो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।